हेलो व्यूवर्स, यह है नॉलेज वाइब्स। उपभोक्ता के व्यवहार से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है और वैसे क्रम में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके पीछे जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीरे पानी का विरोधाभास स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हीरे और पानी का विरोधाभास जो है वो किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता के विचार द्वारा, कुल उपयोगिता के विचार द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा या दोनों के द्वारा नहीं। तो देखिए, जो हीरे और पानी का विरोधाभास है वो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के विचार द्वारा यानी उपरोक्त दोनों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है विनिमय मूल्य यानी वैल्यू इन एक्सचेंज, और दूसरा होता है प्रयोग मूल्य वैल्यू इन यूज़। जो विनिमय मूल्य है इसका संबंध होता है सीमांत उपयोगिता से और जो प्रयोग मूल्य है उसका संबंध है कुल उपयोगिता से। तो पानी जो है उसकी कुल उपयोगिता ऊंची होती है क्योंकि इसका प्रयोग मूल्य बहुत ज़्यादा है, किंतु इसका जो विनिमय मूल्य है वो बहुत कम है क्योंकि इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम है और तेज़ी के साथ गिरती है। जबकि जो हीरा है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि कुल उपयोगिता पानी की तुलना में कम होती है। तो सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण जो हीरा है उसका विनिमय मूल्य ऊंचा हो जाता है और वो महंगा हो जाता है। और क्योंकि जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है या जो इसका विनिमय मूल्य है पानी का वो कम रहता है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता हीरे से ज़्यादा पानी की ही होती है। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका राइट है। इसके बाद अगला है कि किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम दिया। देखिए, यहाँ पर आंसर तो आपका बी सही है। बोल्डिंग ने कहा है उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत। उपभोक्ता और क्रेता में थोड़ा सा अंतर होता है। उपभोक्ता वो है जो वस्तु का उपभोग करे और क्रेता वो है जो वस्तु को खरीद कर लाए। तो प्रत्येक खरीदने वाला जो है वो उसका जिस वस्तु को जो व्यक्ति खरीद रहा है वो जो उसका क्रेता है, ज़रूरी नहीं है वो भी उपभोक्ता ही हो सकता है वो किसी और के लिए ख़रीदे, या जो फैमिली का कोई हेड है या फैमिली का कोई एक व्यक्ति कुछ चीज़ें खरीद कर लाए और उनका उपभोग जो है दूसरे लोग करें। तो उपभोक्ता की बचत से बेहतर वर्ड क्रेता की बचत ही है, क्योंकि बचत उसे हुई जिसने उसको ख़रीदा। तो यहाँ पर प्रोफेसर बोल्डिंग ने ऐसा बताया था और ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट है। इसके बाद अगला है कि प्रगतिशील कराधान प्रणाली का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। क्योंकि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता अमीर के लिए गरीब की तुलना में कम होती है, अमीर व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, संचय में ये नियम लागू नहीं होता और उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो प्रगतिशील कर प्रणाली है इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम या आय में वृद्धि हो उसी अनुपात में या उसी दिशा में, अनुपात नहीं उसी दिशा में जो कर की दर है वो बढ़ा दी जाए। जैसे जो 5 लाख कमाता है उसको 5% से कराधान वो कर दे, टैक्स देगा। जो 10 लाख कमाता है वो 6% से देगा। जो 25 लाख कमाता है वो 8% से देगा। तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की जो आय है, जो इनकम है वो बढ़े, वैसे उसकी जो टैक्स है वो उससे ज़्यादा लिया जाए। इसका आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रगतिशील कराधान प्रणाली का आधार है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम या प्रकटित अधिमान सिद्धांत। कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे तो वहाँ भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो द्रव्य है उसकी सीमांत उपयोगिता अमीर के लिए गरीब की तुलना में कम होती है। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है मनी या मुद्रा या लिक्विडिटी जो आप अपने पास खर्च करने के लिए रखते हैं। जो अमीर व्यक्ति होता है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है पैसे की कम होती है बमुकाबले गरीब की। तो जिस व्यक्ति के लिए सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगी उससे कम टैक्स लिया जाएगा और जिस व्यक्ति के लिए सीमांत उपयोगिता कम होगी उससे अधिक टैक्स लिया जाएगा। तो प्रगतिशील कराधान प्रणाली का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि उपभोक्ता की बचत निम्न पर आधारित है।
उद्घटित अधिमान सिद्धांत, मांग का नियम, गोसेन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन का नियम। तो देखिए जो उपभोक्ता की बचत है वो आधारित है मांग के नियम पर। ठीक है, जो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत दी है उसका आधार जो है वो मांग का नियम है। बाद में हिक्स ने जो व्याख्या की है तो उसने तटस्थ वक्रों को आधार माना है, लेकिन बेसिकली मांग का नियम ही उपभोक्ता की बचत का आधार है। इसके बाद अगला है कि अर्थशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति में निम्न प्रकार के व्यवहार की आशा करता है: विवेकपूर्ण, भावुक, तटस्थ, अविवेकपूर्ण। देखिए कोई भी व्यक्ति जो बाजार में खरीदारी करे, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन से संबंधित सभी क्रियाएं अर्थशास्त्र में पढ़ाई जाती हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति धन को खर्च करता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि विवेकपूर्ण व्यवहार करे, यानी सोच समझकर वो अपना फैसला ले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीरे एवं जल का विरोधाभास का उदाहरण किसने दिया? तो देखिए इसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है हीरा और जल विरोधाभास का जो है उदाहरण दिया था। और उन्होंने हीरे और जल, क्योंकि हीरा बहुत महंगा है और जल बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी पानी की जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इन दोनों में जो विरोधाभास है वो इन्होंने समझाया था। और यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वास्तविक जीवन में उपभोक्ता का संतुलन प्रावैगिक होता है, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रावैगिक का मतलब होता है डायनेमिक, जो बदलता रहे, कीमत प्रभाव के द्वारा, आय प्रभाव के द्वारा या प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा। इन तीनों के ही द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही है। जो कीमत प्रभाव होता है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ होता है, यानी आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जो जोड़ है वो कीमत प्रभाव होता है। कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। इसके बाद है अगला कि आय प्रभाव का घनात्मक होना एक सामान्य घटना है, एक असामान्य घटना है, एक अद्वितीय घटना है, एक आकस्मिक घटना है। तो देखिए जो आय प्रभाव है उसका घनात्मक होना एक सामान्य घटना है, क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो डिमांड में वृद्धि कर देता है, अलग अलग वस्तुओं की डिमांड में वो वृद्धि कर देता है, भले ही उसकी कीमतें स्थिर हों या ना हो। ठीक है, तो इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती है, तो ये एक सामान्य घटना है। और आय प्रभाव जो है वो घनात्मक होता है। जो चीज़ें हैं, मतलब जनरल चीज़ों के लिए, ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए, साधारण वस्तुओं के लिए आय प्रभाव घनात्मक होता है और ये एक सामान्य घटना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चित्र में IC1 वक्र किस वस्तु के हीन होने का संकेत कर रहा है? तो देखिए IC वक्र जो है वो ये है IC1, और ये Y की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ रही हो तो वो क्या कर रहा है कि वो Y की अधिक मात्रा खरीद रहा है और X वस्तु की वो जो है कम डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि जो वस्तु X है वो हीन वस्तु है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की आय बढ़े तो वो हीन वस्तुओं का उपभोग जो है वो घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको अगर समझ में भी ना आए तो बस इतना याद रखना है कि जब ये Y एक्सिस की तरफ मुड़ रहा हो तो X वस्तुहीन है, और अगर X एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है तो Y वस्तुहीन है। जब प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में परिवर्तन लागत अंतर के बराबर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव, हिक्स का प्रतिस्थापन, एलन का, या वास्तविक आय प्रभाव? देखिए स्लट्सकी और हिक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है वो लागत अंतर विधि को दर्शाता है, जबकि जो हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव है वो क्षतिपूर्ति परिवर्तन पर आधारित है, कंपनसेशन पर आधारित है वो। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ए है वो राइट आंसर है कि स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव आय में परिवर्तन लागत अंतर के बराबर कर देता है। इसके बाद अगला है कि उदासीनता वक्र सदैव केंद्र बिंदु की ओर नतोदर होता है,
क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो ये कथन सही है, गलत है, अनिश्चित है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, उदासीनता वक्र हमेशा केंद्र बिंदु की ओर नतोदर होता है। यह है केंद्र बिंदु, उधर ये उन्नतोदर होता है। तो ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि ये यहाँ की तरफ जो है उन्नतोदर है, नतोदर नहीं है। केंद्र बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होते हैं, ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉनकेव नहीं होते। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। इसके साथ ही साथ उपयोगिता ह्रास नियम की वजह से वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर नहीं होते हैं, बल्कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है उसकी वजह से मूल बिंदु की ओर जो है उदासीनता वक्र उन्नतोदर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। क्योंकि गिफिन वस्तु में भी सस्ते किस्म की वस्तुएं हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उसमें उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग जो है वो व्यय कर रहा होता है। लेकिन जब आय बढ़ती है किसी व्यक्ति की, तो वो गिफिन वस्तुओं की जो ख़रीदारी है वो कम कर देता है और वो कम से कम ऑर्डिनरी वस्तुओं को ख़रीदेगा, और जो फिर उससे भी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी तो उससे वो जो अच्छे, कहना चाहिए, श्रेष्ठ वस्तुओं को ख़रीदने लगेगा। तो गिफिन वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसके बाद ये है कि प्रस्तुत रेखा चित्र में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ई ही क्यों है, कारण बताइए। देखिए, ये है ई बिंदु। जो उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें हैं वो ये हैं कि पहली तो बात ये कि जो आपका कहना चाहिए ये आईसी कर्व है, ये जो आपकी बजट लाइन है उसको टच करे। तो ये जो है ये बजट लाइन है पीएल, और आईसी कर्व है ऊपर IC2। ठीक है, IC1 भी है, लेकिन ये बजट लाइन को टच नहीं करता। इस पर अगर यहाँ पर अगर बजट लाइन होती तो यहाँ पर भी संतुलन होता, लेकिन IC1 जो है वो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति अपनी इनकम से बहुत कम खर्च कर रहा है, जबकि जो IC2 है वो अधिकतम संतुष्टि के स्तर को दिखा रहा है, यानी उससे ज़्यादा भी जो उपभोक्ता है वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि इस लाइन से अगर वो बाहर की तरफ जाएगा तो वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे जाता है तो IC1 पर जाता है तो ये उससे इनकम से बहुत नीचे है, स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख लीजिए पहले। इसमें क्या है कि उपभोक्ता इसे सबसे अधिक पसंद करता है, नहीं, गलत है ये। इसी बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात बराबर नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा है कि ई बिंदु पर तटस्थता वक्र IC2 कीमत रेखा को स्पष्ट करता है, ये इसकी जो है सही रीज़न है, इसीलिए ई बिंदु पर वो उसको संतुलन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। फिर है आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं। किस प्रकार की वस्तुओं के लिए? निम्न कोटि की वस्तुओं की दशा में, श्रेष्ठ वस्तुओं की दशा में, अधिकांश वस्तुओं की दशा में, या केवल विलासिता की वस्तुओं की दशा में। देखिए, जो अधिकांश वस्तुएं हैं उनके संबंध में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं और ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि उपभोक्ता की कीमत रेखा पर वस्तुओं के उस संयोग का चुनाव करेगा जो अधिकतम तटस्थता वक्र पर स्थित है। उपभोक्ता कीमत रेखा पर वस्तुओं के उस संयोग को चुनेगा जो अधिकतम संभव तटस्थता वक्र स्थित हैं। तो ये जो है वक्तव्य ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो तटस्थता वक्र हैं वो अलग अलग दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जिनके प्रति जो उपभोक्ता है वो चुनाव करने के लिए तटस्थ है, यानी चुनाव का अभाव होता है तटस्थता वक्रों में। हर पॉइंट पर उसे समान संतुष्टि मिलती है। जैसे तटस्थ वक्र ये बनाया, तो अब यहाँ ABC इनमें से किसी भी पॉइंट पर चला जाए उसको संतुष्टि का स्तर समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सही है कि जो उपभोक्ता है वो चुनाव अधिकतम संभव तटस्थता वक्र की स्थिति को ही करेगा। जो सबसे ऊंचा तटस्थता वक्र है और उसकी बजट लाइन
के पास है या उसके समीप है, उसे स्पर्श कर रहा है, उसी को वो चुनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो सही है। ये था आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर स्थित होगा वे मूल बिंदु के पास वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। सही है, गलत है, अनिश्चित है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगे उसको चुनकर हमारे जो कमेंट करें हमारे चैनल पर और सही आंसर इसका बताएं। इसके अलावा हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।